प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक निगरानी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) अल कायदा के साथ विलय कर सकता है, ताकि दक्षिण एशिया में सक्रिय सभी आतंकी समूहों को पनाह देने वाला एक व्यापक संगठन खड़ा किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ सदस्य देशों ने चिंता व्यक्त की है कि TTP कई विदेशी समूहों को एक साथ काम करने या तालिबान के नियंत्रण से बचने के लिए एकजुट कर सकता है। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति ने तैयार किया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि एक सदस्य देश ने अल कायदा और TTP के विलय की संभावना पर जोर दिया है। आकलन कहता है कि अल कायदा पाकिस्तान के भीतर बढ़ते हमलों के लिए TTP को रास्ता दिखा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में विभिन्न आतंकवादी समूह की ओर से चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप का इस्तेमाल TTP के लड़ाके भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद से TTP पाकिस्तान में एक बार फिर से उठा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि TTP ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के अपने प्रयास काफ़ी तेज कर दिए हैं। उसे काबुल के पतन से प्रोत्साहन मिला है और सीमा पार से समर्थन भी मिल रहा है। इसमें पाकिस्तान में हाल के आतंकवादी हमले पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सदस्य देशों को चिंता है कि अगर TTP का अफगानिस्तान में सुरक्षित संचालन आधार बन रहा तो एक क्षेत्रीय खतरा बन सकता है। यह भी एक हकीकत है कि तालिबान, TTP और अल कायदा के बीच प्रतीकात्मक और वैचारिक रूप से घनिष्ठ संबंध है। तालिबान का दावा है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान और अल कायदा अफगानिस्तान में गुप्त रूप से काम करते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अल कायदा की बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की क्षमता सीमित है, लेकिन उसका इरादा ढीठ है। आइए अब हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात कर लें। स्विट्ज़रलैंड में एक हैरान करने वाली खोज हुई है। यहाँ 37 साल पहले गायब हुए एक जर्मन पर्वतारोही का शव स्विस एल्प्स की पहाड़ियों के एक पिघलते हुए ग्लेशियर में संरक्षित मिला। 12 जुलाई को स्विट्ज़रलैंड के जर्मेट के दक्षिण में थियोडुल ग्लेशियर पर पर्वतारोहियों ने पिघली हुई बर्फ में मानव अवशेष को देखा। उन्होंने बर्फ के बाहर एक जूता देखा जिस पर पर्वतारोही कीलें लगाते हैं। बाद में पर्वतारोहियों ने इसे बाहर निकाला, जिसे स्विट्ज़रलैंड के नज़दीकी शहर सायन के वेलेस अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट में भेज दिया गया। DNA विश्लेषण के बाद वेलेस पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिला हुआ शव एक 38 साल के पर्वतारोही का है, जो 1986 में पहाड़ पर लापता हो गया था। यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे बदलावों पर चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाती है। ग्लेशियर लगातार चिंताजनक स्पीड के साथ पिघल रहे हैं। इसके कारण इनके अंदर छिपी चीज़ों को खोजना आसान होता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उन पर्वतारोहियों के शव मिल रहे हैं जिनके लापता होने की खबर दशकों पहले दर्ज कराई गई थी। स्विट्ज़रलैंड के ग्लेशियर देश की प्यास बुझाने में विशेष महत्व रखते हैं। सर्दियों के दौरान यह भारी मात्रा में बर्फ़ जमा करते हैं। गर्मी में जमी हुई बर्फ़ पिघल जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को ताज़ा साफ पानी पीने को मिलता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खतरनाक तरीके से देखने को मिल रहा है। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क ग्लैमोस ने अकेले 2022 में बर्फ़ की मात्रा में 6% की कमी देखी है। ये पहली बार नहीं है जब ग्लेशियर पिघलने में शव मिले हैं। 2017 में पश्चिमी एल्प्स में तसैन फ्लूरान ग्लेशियर इस अच्छी तरह से संरक्षित 2 शव पाए गए। माना जाता है कि वह 1942 से वहां मौजूद थे। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा पिछले साल पर्वतारोहियों को चेसजेन में 1968 के विमान दुर्घटना के मलबे और कई लाशें मिली। इंसानी शव के अलावा पिघलती बर्फ़ में प्राचीन चीज़ें भी मिली हैं। आइए अब हम फ्रांस के बारे में बात करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस दौरान मैक्रों ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की अध्यक्षता वाले श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय सहयोग और खुले व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की। यह किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली यात्रा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे और मैक्रो के बीच दोस्ताना और सार्थक द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो 1 घंटे 15 मिनट तक चली। बयान के अनुसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मौजूदा संबंधों को बढ़ाना और नए स्तर पर ले जाना था। बयान में कहा गया कि श्रीलंका के चौथे सबसे बड़े लेनदार के रूप में फ्रांस ने ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में अपनी सहायता का वादा किया, जिसका उद्देश्य देश के लिए सकारात्मक परिणाम लाना है। मैक्रो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की अपनी यात्रा के बाद 28 जुलाई की रात श्रीलंका पहुंचे थे। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने शनिवार को ट्वीट किया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमारे प्रतिनिधिमंडलों के द्विपक्षीय बैठक के दौरान हमने फ्रांस श्रीलंका सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की, अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए। मैक्रों ने कहा कि श्रीलंका और फ्रांस खुले, समावेशी और समृद्ध
हिंद प्रशांत क्षेत्र के एक ही लक्ष्य को साझा करते हैं। मैक्रोन ने बैठक के बाद ट्विटर पर पोस्ट किया, श्रीलंका और फ्रांस हिंद महासागर के दो देश हैं जो एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, जो एक खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत। कोलंबो में हमने इसकी पुष्टि की है। 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों से मजबूत कर हम अपनी साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। आइए हम सिंगापुर के इलेक्शन के बारे में बात करें। सिंगापुर में 23 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन षणमुगरत्नम भी मैदान में हैं। उन्होंने अपनी चुनावी अभियान शुरू किया है। षणमुगरत्नम सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए जानते हैं षणमुगरत्नम के बारे में। कौन है थरमन षणमुगरत्नम? थरमन षणमुगरत्नम ने पिछले महीने ही सक्रिय राजनीति को अलविदा कहा है। भारतवंशी नेता ने पीएपी से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही उन्होंने देश की संस्कृति का पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करने का वादा किया। थरमन षणमुगरत्नम का जन्म 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में हुआ था। थरमन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला से पढ़ाई की है। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की है। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में मास्टर्स भी किया है। षणमुगरत्नम 2 दशक तक पीएपी से जुड़े रहे। देश की आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्तारूढ़ पार्टी रही है। उन्होंने 2001 में राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्हें जुरांग समूह प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्र जीआरसी के लिए सांसद नियुक्त किया गया। तब से वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं। षणमुगरत्नम 2015 से वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री के रूप में कार्यरत थे। षणमुगरत्नम 2011 से 2015 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1988 में उन्हें व्यापार और उद्योग मंत्रालय में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में वो 1998 में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी बनाए गए। थरमन षणमुगरत्नम को उनकी आर्थिक विशेषता के लिए सराहा जाता है। उन्होंने 2011 से 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद को संभालने वाले पहले एशियाई थे। उन्हें सिंगापुर में आय असमानता को कम करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण और नीतियों की वकालत के लिए जाना जाता है। उन्हें कम आय वाले परिवारों को मदद देने और सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ाने के लिए योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। अक्सर सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण और जटिल आर्थिक मुद्दों को सहज तरीके से हल करने की क्षमता की तारीफें होती रही हैं। इसके लिए जनता और उनके राजनीतिक साथियों द्वारा उनको बहुत सम्मान किया जाता है। थरमन षणमुगरत्नम भले ही सिंगापुर में जन्मे और पले बढ़े, लेकिन उनकी जड़ें भारत में हैं। दरअसल उनका परिवार तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखता है। थरमन के दादा दादी भारत से आए प्रवासी थे जो सिंगापुर में बस गए। उनके माता पिता ने परिवार की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। सिंगापुर के बहुसांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े, वो अपनी भारतीय विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं से गहराई से जुड़े रहे। पिछले कुछ वर्षों में थरमन ने कई बार भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए। थरमन षणमुगरत्नम को 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वो समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक नीतियों के भी समर्थक रहे हैं। षणमुगरत्नम ने अपनी आर्थिक विशेषता और नेतृत्व के लिए देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पाई है। राष्ट्रपति के चुनाव का आधिकारिक आगाज 1 महीने से अधिक समय बाद हुआ, जब थरमन ने पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। षणमुगरत्नम ने देश की संस्कृति को दुनिया में ऊंचा बनाए रखने के लिए विकसित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है। सिंगापुर में 2011 के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव होगा। दरअसल देश की मौजूदा राष्ट्रपति हलीमा ने 29 मई को घोषणा की थी कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी नहीं पेश करेंगी। वह देश की 8वीं और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उनका 6 साल का कार्यकाल इस साल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। 2017 का राष्ट्रपति चुनाव एक आरक्षित चुनाव था, जिसमें केवल मलय समुदाय के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति थी। तब कोई अन्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण हलीमा को राष्ट्रपति नामित किया गया था। वहीं 2023 चुनाव के लिए 3 संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनाव लड़ने का अपना इरादा जताया है। थरमन षणमुगरत्नम के अलावा 2 अन्य उम्मीदवार एनजी कोक सांग और जॉर्ज गो हैं। आइए हम भारत में बनी पिक्चर बवाल के बारे में बात करें। इसराइल में बॉलीवुड फिल्म बवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म में हॉलोकॉस्ट को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। इसराइल के कई यहूदी संगठनों ने अमेज़न को पत्र लिखकर अपने प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को हटाने की मांग की है। इस फिल्म पर भारत में इजरायली दूतावास ने भी बयान जारी किया है और भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। कई यहूदी संगठनों का आरोप है कि लाखों लोगों की सुनियोजित हत्या और अत्याचार को फिल्म में बहुत संवेदनहीन तरीके से दिखाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि हॉलोकॉस्ट क्या था और इसराइल में इसे लेकर लोगों में ऐसी भावनाएं क्यों हैं।
इजरायली दूतावास ने ट्वीट में लिखा कि हालिया फिल्म बवाल में होलोकॉस्ट के महत्व को तुच्छ बताए जाने से इजरायली दूतावास परेशान है। फिल्म में कुछ शब्दावली का गलत इस्तेमाल किया गया है। हालांकि हम मानते हैं कि इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। हम उन सभी से आग्रह करते हैं जो होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है, इसके बारे में खुद को शिक्षित करें। हमारा दूतावास महत्वपूर्ण विषय पर शैक्षिक सामग्री का प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार काम कर रहा है और हम होलोकॉस्ट से प्राप्त सार्वभौमिक सबक की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यक्तियों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भारत में इसराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा कि मैंने बवाल फिल्म नहीं देखी और नहीं देखूंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें शब्दावली और प्रतीकवाद का खराब चयन किया गया है। होलोकॉस्ट का तुच्छीकरण सभी को परेशान करना चाहिए। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जो होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं, वे इसके बारे में खुद को शिक्षित करें। होलोकॉस्ट क्या था? होलोकॉस्ट समूचे यहूदी समुदाय को जड़ से ख़त्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। इसराइल इसे नाज़ी जर्मन आशासन और उसके सहयोगियों द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित सरकार प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या बताता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1933 और 1945 के बीच पूरे यूरोप में हुई। होलोकॉस्ट की आधिकारिक शुरुआत 1933 में मानी जाती है, जब जर्मनी में हिटलर की नाज़ी पार्टी सत्ता में आई। इसका अंत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे के साथ हुआ। इन मारे गए यहूदियों की याद में इसराइल समेत पूरी दुनिया में हर साल 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है। होलोकॉस्ट कहाँ हुआ? होलोकॉस्ट की शुरुआत नाज़ी जर्मनी में हुई थी, जो देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गया, खासकर उन देशों में जो हिटलर और नाज़ी जर्मनी का समर्थन कर रहे थे। इसने यूरोप की लगभग पूरी यहूदी आबादी को प्रभावित किया। उस वक्त यानी 1933 में यूरोप में यहूदियों की संख्या 90 लाख के आसपास थी। जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त किए जाने के बाद जर्मनी में होलोकॉस्ट शुरू हुआ। उसने यहूदियों को जर्मन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बाहर कर दिया और उन पर देश छोड़ने का दबाव बनाने लगा। धीरे धीरे यहूदियों का उत्पीड़न जर्मनी से बाहर भी फैल गया। 1938 में हिटलर से नाजी जर्मनी का विस्तार करना शुरू किया और जर्मनी के पड़ोसी ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और सुडेनलैंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला शुरू किया। अगले 2 साल में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने इटली, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया के साथ गठबंधन बनाया, जिसमें जापान भी शामिल था। हिटलर ने पोलैंड को ऑस्ट्रिच में यहूदियों के लिए सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर खोला था। हिटलर के किलर मशीन कहे जाने वाले एसएस के सैनिक पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़कर यहाँ लाते थे। उनमें से जो कोई काम लायक नहीं होता था उसे गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। जो काम लायक बचता था उसे अमानवीय तरीके से सिर्फ काम के लायक रहने के लिए जिंदा रखा जाता था। कैंप में सभी यहूदियों की पहचान मिटाकर उनके हाथों पर एक नंबर लिख दिया जाता था। यहूदियों को न तो खाना दिया जाता था और न ही पानी। बीमार पड़ने पर उन्हें मार दिया जाता था। जो कोई विरोध करता था उसे इतनी खौफनाक मौत दी जाती थी जिसे देखकर कोई बगावत की जुर्रत न कर सके। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।